हे एवरीवन, दिस इज आस्था दुबे। रेस्पिरेशन का ये सेकेंड लेक्चर है। तो रेस्पिरेशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि वहां पे कोई भी चीज जो भी हम न्यूट्रिशन में ले रहे थे उसको बर्न जब करते हैं, जो एनर्जी हमें मिलती है, तो बर्निंग प्रोसेस जो चल रहा है कि हम उस खाने को जला रहे होते हैं, तो ये सारा जो बर्निंग प्रोसेस था उसे हमने एक टर्म दिया था, वो टर्म था रेस्पिरेशन। तो बेसिकली रेस्पिरेशन की डेफिनेशन थी जो भी बर्निंग प्रोसेस है उसी बर्निंग प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन के बाद हमें पता चला था रेस्पिरेशन में जो बाई प्रोडक्ट बनता है, बाई प्रोडक्ट होता था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी हमारे लिए यूजफुल है, एनर्जी को हम अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं एंड वही एनर्जी हमारी बॉडी में यूटिलाइज होके स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है। बट यहाँ पे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इज एन टॉक्सिक गैस, ठीक है। अब जब ये एक टॉक्सिक गैस है तो अपनी बॉडी में हम इसे नहीं रखते हैं, इसे हम एलिमिनेट कर देते हैं, बॉडी के बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो अब बॉडी के बाहर ये गैस जा रही है और बर्निंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लिया जा रहा था। तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को देना और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना, तो ये जो लेन देन का प्रोसेस हो रहा था, गैसियस एक्सचेंज हो रहे थे, इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग क्या है? सिंपली ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। कौन से गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं? ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाता है। सिंपल था इतना। फिर हमने पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस आपके सेल में हो रहा होगा तो उसे एक टर्म दिया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या बताया गया कि वहां पे कुछ ऐसे होते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो जाएगा तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन हो रहा होगा तो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। तो इतनी बेसिक सी बातें थी, पहला लेक्चर उसमें है, सब कुछ दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में आपको कुछ बातें सभी को पता होती हैं। प्लांट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी जब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पे भी क्या है? टिश्यूज पाए जाएंगे, सेल की डिफरेंट लेवल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसको भी अपनी लाइफ की एक्टिविटीज या फिर लाइफ प्रोसेसेस को प्रोसेस में रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। तो न्यूट्रिशन इनमें भी होता है, हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट रेस्पिरेशन भी करता है, हमें दिखता नहीं है बट प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं। तो अब वो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा कैसे? तो इसको पढ़ने से पहले आप प्लांट के अगर स्ट्रक्चर को देखो तो आपको पता है बेसिक 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके जो इंपॉर्टेंट है। पहला है, ये आपको दिख रहा होगा रूट, दिस इज स्टेम, दिस इज लीफ, ठीक है। इनके नेम हम लिख देते हैं। ये वाला पार्ट है रूट। रूट के बाद आपको दिख रहा है स्टेम का पार्ट एंड ये है लीफ। फ्लावर्स एंड फ्रूट भी इनके मैंडेटरी पार्ट्स होते हैं, लेकिन फ्लावर एंड फ्रूट बाद में आते हैं। तो ये जो फिक्स्ड पार्ट होते हैं, रूट है, स्टेम है, लीफ है, यही सारे पार्ट्स। अब प्लांट बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल वे में हो जाएगा। तो लीफ, स्टेम, रूट, ये सारे कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? पहला है हमारा पार्ट रूट। रूट के बारे में हमें क्या पता है? हमें मालूम है कि रूट क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर पार्ट ये भी है प्लांट का, बट यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट में क्या है? रूट हेयर प्रेजेंट्स हैं। अगर फिगर देखो आप तो कुछ ऐसे होते हैं, रूट्स होता है, रूट में ऐसे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होंगे, इनको हम बोलते हैं रूट हेयर। अब इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान क्या रखनी है? रूट्स में रूट हेयर ही रेस्पिरेशन प्रोसेस कराते हैं। किस तरीके से होता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? बीनीथ द सॉइल, ठीक है। सॉइल के नीचे वाला पार्ट होता है रूट, तो यहाँ पे सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, ये ऐसे सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और सॉइल के बीच में आपको पता है कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो बीच में कुछ खाली स्पेस होती है या फिर वॉइड्स होते हैं। तो उन वॉइड्स में क्या रहेगा? यहाँ पे सॉइल के बीच में एयर प्रेजेंट होंगे और आपको पता है एयर में होता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये सॉइल तो हमें पता है। अब इसी सॉइल के बीच में जो ये खाली स्पेस है इनको हम बोलते हैं एयर स्पेस। दिस इज एयर स्पेस।
इस एयर स्पेस में प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन, ये है सॉइल पार्टिकल और ये तो है हमारे रूट हेयर। अब यहाँ पे काम क्या होता है कि रूट में प्रेजेंट है रूट हेयर ऑक्सीजन को सॉइल से लेंगे एंड फाइनली क्या होता है, सॉइल से ले क्यों रहा है, यहाँ पे एक प्रोसेस है आपको समझना है, डिफ्यूजन। क्लास 9th केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है डिफ्यूजन क्या होता है, कि जब भी कहीं पे किसी चीज की हायर कंसंट्रेशन है तो वो उस जगह से जाके इक्विलिब्रियम क्रिएट करती है, हायर कंसंट्रेशन से चीजें लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ती हैं। तो रूट में ऑक्सीजन की कमी है, डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे रूट हेयर में सॉइल से ऑक्सीजन चला जाएगा, तो फाइनली यही क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाते हैं कि जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज हो जा रहा है रूट में, तो रूट में गैसियस एक्सचेंज का काम रूट हेयर करता है। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम रेस्पिरेशन देखते हैं तो रेस्पिरेशन होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, और रूट हेयर की हेल्प से ये प्रोसेस चलता है। सेम एज अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, दूसरा पार्ट है स्टेम। अब स्टेम में क्या सेम तरीके से होता है, तो स्टेम में अगर हम बात करें तो स्टेम में दो चीजों में होगा, पहले तो एक होगा वुडी स्टेम और दूसरे होते हैं जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं। वुडी स्टेम क्या, जब भी आप देखो कि कोई प्लांट है वो बूढ़ा हो गया, ठीक है, ओल्ड प्लांट हम देखते हैं तो उसमें हमें बार्क दिखाई देती है, कोई पुराना मैंगो ट्री आप देखो तो वहां पे क्या होते हैं कि उस आम के पेड़ में कुछ ब्राउन कलर के आपको सब्सटेंस दिखेंगे या फिर पूरा पार्ट जो होता है प्लांट का वो आपको ब्राउन कलर का दिखता है। तो जो वो ब्राउन कलर का वुडी पार्ट होता है उसमें कुछ स्पेसेस पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पैचेस टाइप में होते हैं, वहां पे क्या होती है, खाली जगह होती है। तो वहां के जो पोर्स होते हैं, यहाँ पे भी कुछ पोर्स प्रेजेंट हैं, ये वाली पोर, यहाँ पे रेस्पिरेशन का काम वो पोर्स कराएंगे। उस पोर्स का नाम क्या है, लेंटिसेल्स बोलते हैं, लेंटिसेल्स। स्टेम में दो तरीके के हमें देखने को मिल सकते हैं, पहला होगा वुडी स्टेम, दूसरा हो सकता है ग्रीन स्टेम। कुछ प्लांट क्या होते हैं, बूढ़े हो गए तो वो वुडी ब्राउन कलर के सब्सटेंस दिखाते हैं, और जो कुछ न्यू प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रीन स्टेम पाया जाएगा। तो ग्रीन स्टेम में भी पोर्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ के पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं और जो वुडी स्टेम होता है, वुडी स्टेम के पोर्स को हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि टर्म क्या है, लेंटिसेल्स। अगर कोई प्लांट यंग नहीं है, ओल्ड हो गया है, ओल्ड प्लांट में रेस्पिरेशन का काम या फिर गैसियस एक्सचेंज लेंटिसेल्स की हेल्प से होगा। एंड अगर हम बात करते हैं यंग प्लांट है या फिर ग्रीन स्टेम वाला प्लांट है तो वहां पे स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा, ये ऑक्सीजन को एंटर करेंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेंगे प्लांट्स में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ एलिमिनेट कर देते हैं। जैसा रूट में हुआ, रूट में डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, रूट हेयर्स क्या करेंगे, डिफ्यूजन करेंगी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है प्लांट में तो सॉइल से ऑक्सीजन को ये खींचेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर उसी सॉइल पार्टिकल में छोड़ देती है। स्टेम में अगर वुडी स्टेम है तो वहां पे लेंटिसेल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन हो रहा होगा, और अगर ग्रीन स्टेम है तो वहां पे भी स्मॉल पोर्स पाए जाएंगे। वो जो लिटिल पोर्स हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा की हेल्प से गैसियस एक्सचेंज होगा। अब अगर लीव्स की बात करें, अगर हम लीफ की बात करते हैं तो लीफ में हमको पता है, अभी हम न्यूट्रिशन में भी पढ़ के आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, तो लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लीफ की अगर एक पार्ट को देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा, सभी को पता है, अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं, उसमें छोटे छोटे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होंगे। जो ये सेल है, इन सेल को बोलते हैं गॉड सेल, और ये जो पोर्स हैं, इन पोर को हम कहते हैं स्टोमेटा।
ध्यान देने वाली बात है कि लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। अगर हम लीफ का कोई एक सेक्शन लेते हैं तो वहां पे हमें छोटे छोटे सेल्स दिखाई देंगे। सेल्स का नाम है गॉड सेल, और गॉड सेल में कुछ माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं। वो लिटिल पोर्स क्या है? स्टोमेटा। तो यहाँ पे दो काम होगा। पहला, एक डे टाइम में आपको पता है दिन के टाइम में सनलाइट मिलती है, तो सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट में लीव्स फोटोसिंथेसिस करेंगी। तो दिन के टाइम में बहुत बेसिक सा है कि उसी स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन भी एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर करेगा। तो ये स्टोमेटा जो ऑक्सीजन को लेगी, ठीक है, ऑक्सीजन यूज हो जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये एलिमिनेट कर रही होती है प्लांट से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूटिलाइज कर लिया जाता है। बिकॉज आपको पता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है। तो हो क्या रहा है, डे टाइम में सनलाइट मिली, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना है लीफ में, तो ऑक्सीजन जो यूटिलाइज किया था, ऑक्सीजन को प्लांट्स लेंगे बिकॉज इनको रेस्पिरेशन प्रोसेस भी करना है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ये ऑक्सीजन को अंदर लेंगे अपने पोर्स के थ्रू एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर लिया जाता है। फिर वहीं अगर हम बात करें ड्यूरिंग नाइट, रात के टाइम में तो कोई फोटोसिंथेसिस होगी नहीं बिकॉज सनलाइट प्रेजेंट नहीं है। तो रात के टाइम में ऑक्सीजन प्लांट्स में एंटर करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के बाहर आएगा। अगर हम ये नाइट वाली बात करें तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि रात के टाइम में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि भूत आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो भूत वाला कॉन्सेप्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एलिमिनेट करेंगे, यूटिलाइज करने वाला कोई भी नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो वहां पे पर्सन को सफोकेशन फील हो सकता है एंड उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये भूत वाला कॉन्सेप्ट यही कार्बन डाइऑक्साइड है। और कभी कभी लोगों को साइंस समझाया जाए, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो समझेंगे नहीं, बट भूत वाला कॉन्सेप्ट सबको समझता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करेंगे जिससे पर्सन सफोकेशन की वजह से मर सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हमारे पास तीन पार्ट्स थे, रूट है, स्टेम है, लीफ है। रूट में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है, डिफ्यूजन प्रोसेस से रेस्पिरेशन हो रहा था। स्टेम में हम बात करते हैं, हमें दो टाइप मिले, वुडी है एंड ग्रीन स्टेम है। वुडी वाले में लेंटिसेल्स हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में एंड यहाँ पे स्टोमेटा की हेल्प से होता है। सेम हम बात करें लीव्स में, लीफ में दो टाइम की बात होगी, एक डे टाइम की, एक नाइट की। तो दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, दिन में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलता है तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में चला जाता है। और एक बात और, फोटोसिंथेसिस के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट नहीं होता है तो बाहर से स्टोमेटा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, बट ये काम सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है। और रात के टाइम में क्या है, सिंपली ऑक्सीजन अंदर जाएगा एंड पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये पूरा है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। Respiration in plants also involves exchange of oxygen and carbon dioxide. Hence, these two gases are called respiratory gases. ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ऑक्सीजन को आपको इनहेल करना है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है। ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही हैं गैसेस, इसीलिए इनका नाम है रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हाउएवर डिफर्स फ्रॉम दैट इन एनिमल्स इन थ्री रिस्पेक्ट। ठीक है, एनिमल्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, सभी को पता है कि वहां पे क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्लांट में ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है। All parts of a plant like the root, stem, leaf perform respiration individually. ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा था कि एक बार में रूट हेयर ने लिया ऑक्सीजन को तो सारा काम हो गया, वही स्टेम तक लेके जाएगी, वही लीफ तक लेके जाएगी। यहाँ पे रूट, स्टेम, लीफ ये अलग अलग रेस्पिरेशन करते हैं। कैसे करते हैं अभी हमने समझा है। There is a little transport of gases from one part to another unlike in animals. ठीक है, एनिमल में क्या होता है कि एक बार किसी ने, हमारे पास नाक प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम गैसेस को नाक या फिर मुंह की हेल्प से अंदर ले लेते हैं या फिर बाहर भी एलिमिनेट करना होता है तो उन्हीं की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे
ऐसा कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, तो ये लिटिल अमाउंट में, ठीक है, लिटिल अमाउंट में गैसेस को लेते हैं या फिर गैसेस को एलिमिनेट करते हैं। प्लांट रेस्पिरेशन ऑकर्स एट मच स्लोअर रेट देन एनिमल रेस्पिरेशन, ठीक है, इनमें काम धीरे धीरे हो रहा होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं है इतना। रूट्स ऑफ प्लांट टेक अप ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल। अब ये वही रूट वाली कहानी है कि रूट हेयर प्रेजेंट होंगे, वहां पे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, एयर स्पेस में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को रूट हेयर एब्जॉर्ब कर लेती है या फिर रेस्पायर कर लेती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इंपॉर्टेंट क्या है, रूट हेयर में रेस्पिरेशन हो कैसे रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस से, बिकॉज रूट हेयर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है और सॉइल पार्टिकल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की मूवमेंट को डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन की हेल्प से रूट्स में रेस्पिरेशन हो रहा है। एपिडर्मल रूट सेल्स हैव एक्सटेंशन, ठीक है, जो बाहर वाली लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर को एपिडर्मल वाली लेयर कहते हैं, रूट में प्रेजेंट है तो एपिडर्मल रूट बोलेंगे। इनके पास एक एक्सटेंशन होता है जिसको रूट हेयर कहते हैं, ये कांटेक्ट में रहती है सॉइल के, तो यही ऑक्सीजन को इनटेक करती है। दिस ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द रूट हेयर एंड पासेस इनटू अदर रूट सेल्स। रूट हेयर अगर एब्जॉर्ब कर रही है ऑक्सीजन को तो ये सिर्फ और सिर्फ रूट के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि रूट ने एब्जॉर्ब किया तो अब वो स्टेम तक लेके जाएगी उस ऑक्सीजन को या फिर लीव्स तक लेके जाएगी। हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स होते हैं तो वो काम कर देते हैं, बट इनकी बॉडी में ऐसा कोई फ्लूइड नहीं प्रेजेंट है जो ये सारे काम कर रहा हो। अब यहाँ पे वही हम फिगर देखते हैं कि रूट हेयर प्रेजेंट है, ये जो एक्सटेंशन निकला हुआ है ये क्या है, रूट हेयर है। तो रूट हेयर यहाँ पे वाटर भी जाने के लिए रास्ता है, रूट हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स। अब जो सॉइल पार्टिकल है यहाँ पे, इनके बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, ये रहा सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। बहुत सारी गैसेस होती हैं बट अभी काम हमें सिर्फ ऑक्सीजन का है तो हम ऑक्सीजन को हाईलाइट कर रहे हैं। इन सॉइल पार्टिकल के बीच में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, जो एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, उस एयर स्पेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और रूट को रेस्पिरेशन प्रोसेस करना है तो इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पे होगा। ये क्या करेंगे, रूट हेयर एब्जॉर्ब करेंगे इन ऑक्सीजन को और बाकी सेल्स में जो भी रूट सेल्स प्रेजेंट होती हैं वहां तक ऑक्सीजन को सफिशिएंट अमाउंट में दे देते हैं। और रूट हेयर का काम क्या होता है, रूट हेयर जो प्रेजेंट होते हैं इनका काम होता है कि सरफेस एरिया रूट का इंक्रीज करना, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। जो सारे रूट सेल्स होते हैं जो कैपेबल नहीं है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके, रूट हेयर उन सारे सेल्स तक ऑक्सीजन को आराम से पहुंचाती है। नेक्स्ट हम बात करें, फॉर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन थ्रू स्टोमेटा एंड फाइंड्स इट्स वे इनटू द सेल्स ऑफ द लीफ। स्टेम की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे लीफ की हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, बट स्टेम में आपको ध्यान रखना है कि लेंटिसेल्स एंड स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। लेंटिसेल्स कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे लीफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, हमें पता है कि स्टोमेटा का फंक्शन ही होता है, ये टाइनी पोर्स होते हैं, इनका काम है कि गैसेस को इधर अंदर लाना या फिर बाहर ले जाना। अगर आपको ध्यान हो तो ये ट्रांसपिरेशन का भी वर्क करते हैं, वेपर फॉर्म में वाटर को लॉस भी करते थे। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द सेल इंक्रीजेस, जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो स्टोमेटा ओपन होंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चाहे वो प्लांट के लिए हो चाहे एनिमल के लिए हो, एनिमल के लिए तो थोड़ा भी होगा तो वो टॉक्सिक है, प्लांट के लिए अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा है तो वहां पे रॉ मटेरियल का यूज ना करके वो उनके लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कभी भी अपने अंदर स्टोर नहीं करेगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड हर हाल में एक टॉक्सिक गैस ही है, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट होने पे उनको स्टोमेटा के थ्रू एलिमिनेट कर देगी। सो रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज इन लीव्स बाय डिफ्यूजन। अब यहाँ पे भी डिफ्यूजन हो रहा है। क्यों डिफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है बहुत लिटिल अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तो जब भी लीव्स वगैरह में ज्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, ज्यादा की तरफ से कम की तरफ उनको सेंड कर दिया जाता है। तो लीफ में ज्यादा अमाउंट है और एटमॉस्फेयर में अगर हम कंपैरिजन में देखते हैं तो लीव्स में ज्यादा अमाउंट हो गया
और बाहर एटमॉस्फेयर में कम अमाउंट है, तो ज्यादा की तरफ से कम को इनको भेज दिया जाता है, मतलब गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। ऑक्सीजन जहां कम है उधर भेज दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जहां ज्यादा है उस तरफ से कम की तरफ, मतलब कि एटमॉस्फेयर में रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं, अभी हम स्टोमेटा की ही कहानी पढ़ रहे हैं, तो स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स होते हैं, लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? गैसेस एक्सचेंज करना। अब हम बात करें रेस्पिरेशन इन लैंड एंड वाटर ऑर्गेनिज्म। अभी तक कहानी चल रही थी कि प्लांट में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, तो प्लांट में रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, वहां पे डिफ्यूजन है एक, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते थे। कुछ टिनी या फिर लिटिल पोर्स पाए जाते हैं, उन पोर्स की हेल्प से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। बट ये सारी कहानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म हम बात करें, कुछ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होंगे, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, एंड हम ह्यूमंस की बात कर ले तो ये सारी कहानी यहाँ पे बहुत अपोजिट है या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो। तो वो क्या चीज कॉम्प्लेक्स है, हम यहाँ पे देखें, अगर कुछ टेरेस्ट्रियल मिलेंगे आपको, मतलब जो लैंड वाले हैं, और कुछ एक्वाटिक एनिमल्स मिलते हैं, सम एक्वाटिक एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे स्टे करते हैं, एक्वाटिक, एक्वा से मतलब मींस वाटर में जो एनिमल्स रह रहे होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कॉमनली बता सकते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, या फिर ह्यूमन बीइंग्स की हम बात कर ले तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल में वो सारे आएंगे। और एक्वाटिक की हम बात करते हैं तो एक्वाटिक में जो फिशेस हो गई, या फिर हम प्रॉन की बात करते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स आते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पे भी सरवाइव करते हैं एंड पानी में भी सरवाइव करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। आपको पता है इनका बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉग। ठीक है, तो हमें इन्हीं लोगों की बातें करनी है। तो टेरेस्ट्रियल में अगर आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाए, जो पर्सन टेरेस्ट्रियल है उसके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट क्या होगा, उसके एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर होगा कांटेक्ट में, तो इनके कांटेक्ट में आते हैं एटमॉस्फेयर। और ऑब्वियस सी बात है कोई पानी में रह रहा है तो इनके कांटेक्ट में वाटर ही रहेगा, तो यहाँ पे वाटर। अब सबको सरवाइव करने के लिए या फिर किसी भी फूड को रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए बर्न करना जरूरी है, और बर्न करने के लिए ऑक्सीजन लेना जरूरी है। सभी को डिमांड है ऑक्सीजन की, तो हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और वाटर में ऑक्सीजन कहां से आएगा? वाटर में होते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो जो एक्वाटिक एनिमल है वो इन्हीं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से अपना काम चलाते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल वाले एनिमल्स होते हैं ये उस 21% ऑक्सीजन को यूज करते हैं अपनी बॉडी में। अब यूज किस तरीके से करेंगे, तो इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है लंग्स। मेजॉरिटी ऑफ की अगर हम बात करें, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, कुछ होते हैं स्किन की हेल्प से करते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ट्रैकियल, पूरा ट्रैकिया का एक चेन ही होता है उनकी बॉडी में, उसी नेटवर्क की मदद से ये पूरे इनकी बॉडी में हर एक जगह पे ट्रैकिया का एक नेटवर्क फैला होगा, उस नेटवर्क के थ्रू अपनी बॉडी में हर एक टिश्यू तक ये ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, तो यहाँ पे ट्रैकिया प्रेजेंट होगा। फिर अगर हम बात करते हैं फ्रॉग की, अभी बाद में बात करेंगे, और जो वाटर में रहते हैं वो या तो स्किन की हेल्प से या फिर इनमें प्रेजेंट होता है गिल्स, इनकी हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। तो बहुत कॉमन सी चीज है कि रेस्पिरेशन करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। प्लांट है तो डिफ्यूजन प्रोसेस करेगा, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स क्या है? टेरेस्ट्रियल वाले लंग्स की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर स्किन की हेल्प से करेंगे, या फिर ट्रैकिया की हेल्प से कर सकते हैं। अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात करते हैं तो ये स्किन से करेंगे या फिर गिल से करते हैं। ठीक है, फ्रॉग क्या होता है कि फ्रॉग वाटर में भी सरवाइव कर सकता है एंड
टेरेस्ट्रियल भी सर्वाइव कर सकता है, मींस ये लैंड पे भी रह सकता है एंड पानी में भी रह सकता है। तो ये अपनी गिल्स की हेल्प से भी रेस्पिरेशन करते हैं एंड कभी कभार ये स्किन की हेल्प से भी, मींस जैसी कंडीशन होगी, जो इसका इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये रेस्पिरेशन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं। इंसेक्ट्स में कौन कौन से हैं? ग्रास होपर दिया है, हाउस फ्लाई है, या फिर कॉकरोच की हम बात कर लें तो इनमें एयर ट्यूब्स या फिर ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एयर ट्यूब क्या होता है? वो पूरी बॉडी में इस तरीके से प्रेजेंट है कि जब ऑक्सीजन को लिया जाएगा बॉडी में तो वो एयर ट्यूब हर एक टिश्यू तक ऑक्सीजन को लेके जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एलिमिनेट करता है। द ट्रैकियल सिस्टम इज सच दैट ट्रैकिया रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। वही चीज है कि ये नेटवर्क में फैला हुआ है, ये हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, बिकॉज हमारी हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है। ओपनिंग कॉल्ड स्पेरिकल्स। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कहानी है एक कि आपको समझना है क्या इंपॉर्टेंट क्या है आपकी क्लास 10th के लिए, कि कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके का वो एनिमल है, एक्वाटिक है या फिर टेरेस्ट्रियल है, और ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन कैसा होता है। मेन फोकस आपका उस पर होना चाहिए। अगर हम एक्वाटिक एनिमल की बात करते हैं तो यहाँ पे फिशेस हैं, प्रॉन्स वगैरह भी होते हैं। तो ये वाटर में क्या करेंगे? आप देखो कि जहां पे फिशेस होती हैं, अगर वो रेस्पिरेशन कर रही होती है तो वहां पे बबल बनता है। बबल कैसे बनेगा? फिशेस वाटर को अपने माउथ में लेती हैं, फिर गिल्स के थ्रू उसको बाहर की तरफ, गिल से उसको धक्का देंगी बाहर की तरफ। तो जब वो उस वाटर को बाहर की तरफ निकालती हैं तो वाटर का ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वो उनकी बॉडी में चला जाता है ब्लड के थ्रू, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बबल के फॉर्म में आपको दिखाई देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो एलिमिनेट कर रही होती है। तो यहाँ पे ये गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन कर रही होती है। देयर माउथ एंड पुश इट आउट फ्रॉम द गिल्स। माउथ की हेल्प से ये वाटर को अंदर लेंगी एंड गिल्स की हेल्प से इसको बाहर की तरफ जब निकालती हैं तो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू बॉडी में चला जाता है हर एक टिश्यू में, एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स के थ्रू जो वाटर ये बाहर की तरफ ढकेल रही होती है उससे बाहर निकल जाता है। द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इज टेकन अप बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट। Gill surface is lined with blood capillaries to make exchange of gases easy and fast। जो गिल सरफेस होते हैं उन पे ब्लड कैपिलरीज की लाइंस बनी होती है, जिससे जो भी गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो बहुत आसानी से और फटाफट से हो जाए। अब ये सारा काम इनमें फटाफट क्यों करना है? क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए इनकी ब्रीदिंग रेट, एक्वाटिक एनिमल की ब्रीदिंग रेट कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज यहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है और हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, तो हमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो ये कहानी थी सिर्फ और सिर्फ कि किस तरीके से टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन हो रहा होता है। अब हमें पढ़ना है कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसा होता है। मेन फोकस हमें ह्यूमन पे करना है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बाय बाय।